एक बेहद खुशनुमा शाम, हंसते मुस्कुराते परिवार सेल्फी लिए जा रहे हैं, मस्ती में वीडियो बन रहे हैं और फिर अचानक सब खत्म। चीख पुकार और खौफनाक मौत का तांडव। आज जिस त्रासदी को हम डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये सिस्टम की घोर लापरवाही का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के पास हुए इस क्रूज हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कि महज कुछ ही सेकंड के भीतर एक बेहद शांत और पूरी तरह सुरक्षित मानी जाने वाली बोट राइड अचानक एक जल समाधि में बदल गई। ये कोई कुदरत का अचानक बरपाया हुआ कहर नहीं था। ये सीधे तौर पर प्रशासनिक उदासीनता और बार-बार नजरअंदाज की गई चेतावनियों का नतीजा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जो 30 अप्रैल को बरगी डैम पर देखने को मिला। ये वो दिन था जब एक मामूली सी ट्रिप ने अचानक एक जानलेवा मोड़ ले लिया। जबलपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई प्राइवेट या अवैध नाव नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का अपना ऑफिशियल क्रूज था। इस पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। शाम 5:30 बजे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मौसम शांत था, लोग मजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन ठीक 6 बजे हालात एकदम से पलट गए। भयंकर तेज हवाओं ने क्रूज को अपनी चपेट में ले लिया और चंद मिनटों के अंदर वो विशाल क्रूज पानी में पलट गया। खुशियों से भरा सफर पलक झपकते ही जिंदगी बचाने की एक भयानक जंग में बदल गया। अब उस तूफान की ताकत का अंदाजा जरा इस नंबर से लगाइए, 60 से 70। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस वक्त चल रही हवाओं की स्पीड है, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग का डेटा साफ बताता है कि हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पानी में भयंकर लहरें उठने लगी और इसी एक्सट्रीम मोशन की वजह से खमरिया आइलैंड के पास उस क्रूज का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। और इस भयानक लापरवाही की जो कीमत चुकाई गई वो इस एक नंबर में सिमटी हुई है, 9। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो 9 जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि वहां मौजूद लोकल लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लगभग 2 दर्जन लोगों को बचा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या इन मौतों को टाला जा सकता था? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम मौत से ठीक कुछ सेकंड पहले के हालात पर गौर करते हैं। वहां जीवित बचने की जो हताश जद्दोजहद चल रही थी, वो सीधे तौर पर बेसिक सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ाने का जीता जागता सबूत है। अब इस लापरवाही की हद देखिए। किसी भी क्रूज का सबसे बेसिक नियम क्या होता है? बिना लाइफ जैकेट पहने कोई भी यात्री सफर नहीं करेगा, राइट? लेकिन यहाँ लाइफ जैकेट बांटे ही नहीं गए थे, वो बस पैकेट्स में बंद रखे हुए थे। जब नाव ने अपना बैलेंस खो दिया, जब उसमें तेजी से पानी भरने लगा और जब लोग सच में डूबने लगे, तब जाकर पैनिक में उन पैकेट्स को फाड़कर लाइफ जैकेट बांटे जाने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस खौफनाक पल का अंदाजा इस एक आखिरी कॉल से लगाया जा सकता है, मुझे बचा लो, शिप डूब रहा है। दिल्ली से घूमने आए एक परिवार के सदस्य कुलदीप को शाम करीब 6 बजे उनकी सिस्टर इन लॉ मरीना का फोन आता है। मरीना घबराहट में बुरी तरह चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, हमारे लिए प्रार्थना करो, पानी अंदर आ गया है। और बस उसके बाद फोन कट जाता है, फोन डेड हो जाता है। ये उन लोगों के आखिरी शब्द थे जिन्हें शायद भनक भी नहीं थी कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। अब आते हैं उस इंसान की भयंकर लापरवाही पर जिसके हाथ में इन सबकी जिंदगी थी, क्रूज का कप्तान। कप्तान का घातक अहंकार और लगातार अनदेखी की गई चेतावनियां ही इस पूरे हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। देखिए, इस हादसे को 100% रोका जा सकता था। कैसे? अगर कप्तान ने सिर्फ एक चेतावनी सुन ली होती। सबसे पहले तो मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी थी कि 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। उसे सीधे इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, किनारे पर खड़े लोकल लोग बकायदा चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि तूफान आने वाला है, नाव वापस मोड़ लो। उनकी भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि क्रूज पर सवार 14 साल की एक बच्ची सिया ने खुद कप्तान से गुहार लगाई कि मौसम बिगड़ रहा है, प्लीज वापस चलिए। लेकिन कप्तान ने एक नहीं सुनी। और तो और बोट की मेंटेनेंस को लेकर भी कई गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। अगर इनमें से एक भी रेड फ्लैग को सीरियसली लिया जाता तो आज वो 9 लोग जिंदा होते। आंकड़ों से परे इस पूरे हादसे में दिल्ली के एक परिवार की कहानी इतनी दर्दनाक है जो किसी का भी दिल चीर कर रख दे।
दिल्ली से आया ये परिवार वहां छुट्टियां मनाने गया था। 40 साल की मरीना, उनका 4 साल का मासूम बेटा जहान और 60-62 साल की दादी मधुर। जब क्रूज डूबने लगा और चारों तरफ चीख पुकार मची थी, तब मरीना को किसी तरह एक लाइफ जैकेट मिली। उस माँ ने खुद की परवाह किए बिना अपने 4 साल के बच्चे को उसी एक जैकेट के अंदर घुसाने की पूरी कोशिश की, ताकि किसी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ, बेटा और दादी तीनों उसी उल्टी हुई नाव के अंदर फंस गए और डूबने से उनकी जान चली गई। एक माँ की ये आखिरी हताश कोशिश सिस्टम के खोखलेपन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और अब जरा इन दो तस्वीरों के फर्क को देखिए। एक तरफ वो लोकल गांव वाले थे जिन्होंने बिना किसी देरी के रस्सियों के सहारे तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया और कई जानें बचाईं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें थीं जिन्हें मौके पर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो गई। वहां मौजूद चश्मदीदों का साफ कहना है कि अगर ऑफिशियल रेस्क्यू टीम वक्त पर और दिन के उजाले में पहुंच जाती तो शायद नाव के अंदर फंसे लोगों को जिंदा निकाला जा सकता था। और यहीं से इस पूरे सिस्टम पर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठना शुरू होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का एक पूरा पैटर्न बन चुका है। हम इस हादसे को सिर्फ एक अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल डिजास्टर कहकर भूल नहीं सकते। जब सरकारी निगरानी में चलने वाले एमपी टूरिज्म के क्रूज में बिना लाइफ जैकेट के लोगों को बिठाया जा रहा हो, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम पिछले कुछ हादसों का पैटर्न देखें तो हालात और भी खौफनाक लगते हैं। मथुरा के एक बोट हादसे में 10 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। नोएडा में एक लड़की की डूबने से मौत हो गई, वहां भी बस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया, कोई असली जवाबदेही नहीं। और अब जबलपुर में 9 लोगों की मौत और 4 लापता, और सिस्टम का वही रटा रटाया जवाब कि जांच लंबित है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में इंसानी जान की बस इतनी ही कीमत रह गई है? देखिए, जांच और न्याय के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हर बड़े हादसे के बाद आखिर होता क्या है? डीएम या एसडीएम का बयान आता है, जांच कमेटियां बना दी जाती हैं और कुछ छोटे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी भी किसी बड़े अधिकारी की कोई ठोस जवाबदेही तय होती है? क्या ग्राउंड लेवल पर ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किए जाते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो? अफसोस, इसका जवाब अक्सर हमें ना में ही मिलता है। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बेहद चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर जवाबदेही किसकी है? जब सिस्टम में ऊंचे पदों पर बैठे लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो क्या अब आम इंसान को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना होगा? जब एक ऑफिशियल टूरिज्म क्रूज चंद पैसों के लिए लोगों की जान दांव पर लगा सकता है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिना जवाबदेही वाले इस सिस्टम में हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। इस विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं।